नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं महारो राजस्थान बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर है कोटा से। कोटा में बारिश की वजह से बिजली व्यवस्था चरमरा गई है। बारिश की वजह से कई इलाके अंधेरे में डूब गए हैं। बिजली गुल होने से लोगों में आक्रोश भी है। नया कोटा के कई इलाकों में भारी परेशानी। बड़ी खबर कोटा से, बारिश की वजह से कई इलाके अंधेरे में डूबे, बिजली व्यवस्था चरमराई। बिजली गुल होने से लोगों में आक्रोश। कई इलाके घंटों तक अंधेरे में डूब गए। बिजली गुल होने से नया कोटा के कई इलाकों में लोगों ने केईडीएल के प्रति आक्रोश भी जताया। विद्युत लाइनों के रखरखाव के चलते शहर के दर्जनों इलाकों में आज भी बिजली गुल रहेगी। ओम प्रकाश मेरे सहयोगी कोटा से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, फिलहाल ताजा स्थिति क्या वहां पर? ग्रामीण इलाकों में तो अभी भी कहा जा सकता कि कई जगह अभी भी बिजली गुल है, लेकिन कोटा शहर के कई जो पॉश कॉलोनी में भी देर रात को बारिश के बाद में बिजली कई घंटों तक अंधेरे में लोग रहे और उसके बाद लोगों ने आक्रोश भी जताया। जो विद्युत लाइनें क्षतिग्रस्त होने का हवाला देकर केईडीएल के कई अधिकारी समय पर मौके पर नहीं पहुंच पाए, तो कई सुबह तक कुछ लाइनों को ठीक जरूर करवाया गया है और ज्यादातर इलाकों में बिजली व्यवस्था वापस सुचारू रूप से शुरू कर दी। लेकिन कई घंटों तक रात को जो उपभोक्ता है उनकी परेशानियां बढ़ती गई। उन्होंने कई जगह केईडीएल के अधिकारियों को फोन किए, उनकी लापरवाही भी नजर आई। कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि सामान्य सी बारिश में भी जो केईडीएल की द्वारा जो बिजली व्यवस्था है वो चरमरा जाती है और लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही है। और इसी के कारण आए दिन हंगामे और प्रदर्शन के हालात भी बनते हैं, लोग सड़कों पे उतरते हैं। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि आज भी शहर के दर्जनों इलाकों में 2 से 3.5 घंटे तक बिजली व्यवस्था चरमराएगी, व्यवस्था ठप रहेगी। कई इलाकों में विद्युत लाइनों के रखरखाव के चलते हवाला देते हुए ये बिजली गुल रहने की बात कही जा सकती है। और ये कहा जा सकता है कि लोगों ने लोगों ने इस मामले में आंदोलन की चेतावनी भी दी है कि जल्दी इस व्यवस्थाओं में, क्योंकि अब मानसून का वक्त है, लगातार जो है बारिश का दौर चलता रहेगा। इस दौरान यदि इसी तरह की व्यवस्था रहेगी तो निश्चित रूप लोगों का कहना है कि आंदोलन करेंगे और बिजली व्यवस्था के खिलाफ, केईडीएल के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया जाएगा। जी चलिए, शुक्रिया ओम प्रकाश तमाम जानकारी के लिए। ओम प्रकाश मेरे सहयोगी कोटा से फोन लाइन पर जुड़े। बारिश का भी, मानसून का भी आगाज हुआ ही है और उससे पहले ही प्रशासन की शासन की पोल खुल रही है, बिजली व्यवस्था चरमरा गई है और इस वजह से कई इलाके अंधेरे में डूब गए। लोगों में आक्रोश है। नया कोटा के कई इलाकों में भारी परेशानी का सामना। और एक और बड़ी खबर है जोधपुर से। जोधपुर में आईटी की कार्रवाई लगातार जारी। 7 कारोबारियों के 32 ठिकानों पर यह कार्रवाई जारी है। आयकर विभाग की कार्रवाई कल से चल रही है। 7 कारोबारियों के 32 ठिकानों पर यह कार्रवाई चल रही है। मुंबई स्थित 3 ठिकानों पर भी कार्रवाई की जा रही है। हैंडीक्राफ्ट, प्रॉपर्टी डीलर, बुलियन व्यापारियों के खिलाफ ये कार्रवाई की जा रही है। भारी मात्रा में कर चोरी पकड़े जाने की उम्मीद यहां से जताई जा रही है। 25 टीमें ये कार्रवाई कर रही है। करीब 300 आयकर कर्मचारियों को जोधपुर बुलाया गया है। पुलिस विभाग के करीब 100 कर्मचारी टीम का हिस्सा हैं। बड़ी मात्रा में रोकड़, प्रॉपर्टी के कागजात, निवेश, लेन देन के दस्तावेज यहां से मिले हैं और 2 दिन कार्रवाई ये जारी रह सकती है। आईटी इन एक्शन। जोधपुर में आईटी की कार्रवाई। 7 कारोबारियों के 32 ठिकानों पर एक कार्रवाई चल रही है। हैंडीक्राफ्ट, प्रॉपर्टी डीलर, बुलियन व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई। 25 टीमें एक साथ ये कार्रवाई कर रही हैं। करीब 300 आयकर कर्मचारियों को जोधपुर बुलाया गया है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी बड़ी ये कार्रवाई है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की। 300 आयकर कर्मचारी जोधपुर जिन्हें बुलाया गया है। पुलिस विभाग के करीब 100 कर्मचारी भी इस टीम का हिस्सा है। बड़ी मात्रा में रोकड़, प्रॉपर्टी के कागजात, निवेश और लेन देन के दस्तावेज यहां से मिले हैं। मुंबई स्थित 3 ठिकानों पर भी कार्रवाई चल रही है। 2 दिन और ये कार्रवाई जारी रह सकती है। भारी मात्रा में कर चोरी पकड़े जाने की उम्मीद यहां से जताई जा रही है। मुंबई स्थित 3 ठिकानों पर भी कार्रवाई जारी। 25 टीमें एक साथ ये कार्रवाई कर रही हैं। हैंडीक्राफ्ट, प्रॉपर्टी डीलर, बुलियन व्यापारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। जोधपुर में आईटी इन एक्शन। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की बड़ी कार्रवाई। ये कल से
कार्रवाई जारी है और अगले 2 दिन और ये कार्रवाई जारी रह सकती है। ये तस्वीरें देखिए और 300 आयकर कर्मचारियों को बुलाया गया जोधपुर। इस कार्रवाई में शामिल होने के लिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी बड़ी मात्रा में अब यहां से काला धन मिल सकता है। चंद्रशेखर मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं जोधपुर से। चंद्रशेखर, 32 ठिकानों पर कार्रवाई, 300 कर्मचारियों को और बुलाया गया है। पुलिस विभाग के 100 कर्मचारी टीम का हिस्सा हैं। कल से कार्रवाई चल रही है, अगले 2 दिन कार्रवाई जारी रह सकती है। अंदाजा लगाया जा सकता है कितने बड़े स्तर पर यह कार्रवाई की जा रही है। चंद्रशेखर, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? जी, अगर बात करें तो जिस प्रकार से कल से जो आयकर विभाग की लगातार टीमें कार्रवाई कर रही है, करीब 7 कारोबारी जिनमें प्रॉपर्टी डीलर, बुलियन व्यवसायी, इसके अलावा जो कई तरह के ऐसे व्यापारी जिनके यहाँ पे ठिकानों पर 32 ठिकानों पर जो है छापेमारी की गई है। मुंबई स्थित 3 आवास जो ठिकाने हैं वहां पर भी जो कार्रवाई की जा रही है। 25 टीमें जो है लगातार कार्रवाई को अंजाम दे रही है, जिसमें राज्य भर के अलग अलग जिलों से आयकर की 300 कर्मचारियों को बुलाकर टीमें गठित की गई और इसके अलावा करीब 100 पुलिसकर्मी इस टीम का हिस्सा है और लगातार कार्रवाई जारी है और 1-2 दिन ये कार्रवाई जारी रह सकती है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि बड़ा घोषित आय जो है उजागर हो सकती है और बड़ी कर चोरी जो है इस मामले में उजागर हो सकती है। सूत्रों के हवाले मिली खबर के अनुसार कई तरह से अनलीगल निवेश और प्रॉपर्टी के कागजात और ऐसे दस्तावेज जो है वो आयकर टीम के हाथ में लगे हैं, जिसके चलते ये कार्रवाई लगातार जारी है। जी, अभी क्या संभावना जताई जा रही है? कितना काला धन यहां से कर चोरी पकड़े जाने की कितनी उम्मीद जताई जा रही है? जिस तरह से जो टीम गठित की गई है, जिस तरह से बड़ा एक लवाजमा तैयार किया गया है, 25 टीम तैयार की और 25 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई है, इसलिए अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक बहुत बड़ी कार्रवाई सामने आ सकती है और बहुत बड़ी घोषित आय जो है वो सामने उजागर हो सकती है। ठीक है, शुक्रिया चंद्रशेखर तमाम जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की और एक और बड़ी खबर है। 4 मजदूरों की मौत हो गई। जोधपुर से ही ये बड़ी खबर है। 4 मजदूरों की मौत, संदिग्ध हालत में इनकी शव मिले हैं। संदिग्ध हालत में इनकी मौत होना बताया जा रहा है। पानी की हौद में डूबने से 4 मजदूरों की मौत हो गई। बाड़मेर निवासी दीपाराम, दिनेश, उमाराम, मदन की मौत हुई है। मथानिया थाना क्षेत्र के चौपासनी गांव की ये घटना है। पशु आहार फैक्ट्री के पीछे बने हौद में ये 4 मजदूर डूब गए। चंद्रशेखर व्यास हमारे साथ जोधपुर से जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर, किस तरह से यह हादसा हुआ, क्या जानकारी? चंद्रशेखर, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? चलिए, आवाज शायद चंद्रशेखर तक नहीं पहुंच पा रही है। आपको बता दें बड़ी खबर है, जोधपुर से 4 मजदूरों की मौत हो गई। संदिग्ध हालत में उनकी मौत। और खबर बाड़मेर से है। बाड़मेर में दर्दनाक वारदात, एक पिता ने अपनी बेटियों के साथ आत्महत्या कर ली। पिता ने 2 बेटियों के साथ फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। देर रात घरेलू विवाद के बाद सुबह ये कदम इन्होंने उठाया। सिणधरी पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। सिणधरी थाना इलाके के सनपा गांव की ये घटना। बाड़मेर से बड़ी खबर, एक पिता ने अपनी बेटियों के साथ आत्महत्या कर ली। 2 बेटियों के साथ फांसी का फंदा लगाकर किया आत्महत्या। घरेलू विवाद के बाद सुबह पिता ने अपनी बेटियों के साथ फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर लिया। पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। शवों को फंदे से नीचे उतरवाया गया है और पूरे मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। सिणधरी थाना इलाके के संपा गांव की घटना। बाड़मेर से बड़ी खबर, दर्दनाक वारदात, पिता ने अपनी बेटियों के साथ आत्महत्या कर ली। 2 बेटियों के साथ फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घरेलू विवाद हुआ, मामूली सा विवाद, और उसके बाद सुबह पिता ने ये कदम उठाया, अपनी 2 बेटियों के साथ सुसाइड कर ली। सिणधरी पुलिस
मौके पर पहुंच चुकी है। पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस मौके पर पहुंची। सिंधरी थाना इलाके के सनपा गांव की घटना, बाड़मेर से बड़ी खबर। बड़ी खबर इस वक्त की बाड़मेर से। पिता ने अपनी बेटियों के साथ आत्महत्या की, घरेलू विवाद के बाद सुबह आत्महत्या। अब पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस मौके पर पहुंची। सिंधरी थाना इलाके के सनपा गांव की घटना है। पुलिस हर पहलू को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है। इनके परिवार में और कौन कौन है पता लगाया जा रहा है, बात की जा रही है कारण क्या रहे, क्यों इतना बड़ा कदम इस व्यक्ति को उठाना पड़ा। खबर कोटा से है। कोटा में फिर चाकूबाजी हुई, युवक पर चाकू से हमला किया गया। घायल को एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। चंबल में मछली पकड़ने पर विवाद हुआ था, इसके बाद इस युवक पर चाकू और पाइप से हमला किया गया। कोटा से बड़ी खबर, कोटा में फिर चाकूबाजी। एक युवक पर चाकू से हमला, गंभीर रूप से घायल युवक को एमबीएस अस्पताल में भर्ती कराया गया। चंबल नदी में मछली पकड़ने पर विवाद हुआ था, जिसके बाद इस युवक पर चाकू से हमला कर दिया गया। ताबड़तोड़ हमले किए गए, चाकू और पाइप से इस युवक पर हमला किया गया। युवक को गंभीर हालत में एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया। तो वहाँ से वापस लौट के आया, ऊपर आके किलोमीटर पे इसके साथ 8-10 जनों ने मारपीट की और इसके 5-6 जगह सिर में चाकू से घाव हुआ है, 5-6 जगह चाकू से इनसे घाव हुए इनके, और सर इसके दोनों पैर में पाइप वगैरह से इनसे मारा है। खबर जालोर से है। जालोर में जन आक्रोश, 6 दिन से धरना जारी है। जालोर में, जालोर के भीनमाल में भाजपा का आंदोलन लगातार जारी, 6 दिन से यह आंदोलन चल रहा है, धरना प्रदर्शन चल रहा है। सैकड़ों महिलाएं अब सड़कों पर उतरेंगी, मटकियां फोड़कर प्रदर्शन किया जाएगा। मूलभूत सुविधाओं को लेकर यह धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। जालौर से खबर, 6 दिन से धरना जारी, भाजपा का आंदोलन जारी। जालौर के भीनमाल में सैकड़ों महिलाएं अब सड़कों पर उतरेंगी, मटकियां फोड़कर प्रदर्शन करेंगी। मूलभूत सुविधाओं को लेकर ये प्रदर्शन कर रही हैं। बिजली, पानी, सड़क, मूलभूत आवश्यकताएं, ज़रूरतें, इनको लेकर लगातार पिछले 6 दिनों से इनका आंदोलन जारी है। कोशिश कर रहे हैं हम अपने सहयोगी से बात करने की। आप ये तब तक खबर जानिए। मूलभूत ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ये स्थिति आपके साथ भी आ सकती है। मूलभूत आवश्यकताओं के लिए अब लोगों को सड़कों पर भी उतरना पड़ सकता है। यह आपने कभी सोचा नहीं होगा, लेकिन अब ये हकीकत से रूबरू हुई है। और ये खबर देखिए, पानी के लिए, मूलभूत ज़रूरतों के लिए लोग सड़कों पर हैं। शाम मेरे सहयोगी जालोर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शाम, 6 दिनों से धरना जारी है और आगे भी इन्होंने चेतावनी दे दी है, धरना लंबा चलेगा अगर मांगे नहीं मानी गई तो। निश्चित तौर से सुमित, ये जालौर जिले के भीनमाल में मूलभूत सुविधाओं को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, क्योंकि प्रदेश के अंदर अपन देखें तो अलग अलग विशेष मांग को लेकर होता है, लेकिन यहाँ पर सड़क, पानी व बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं को लेकर पिछले 6 दिनों से भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले धरना प्रदर्शन चल रहा है। लेकिन प्रशासनिक अधिकारी महज एक बार आए और उसने भी कोई वार्ता को लेकर कोई विशेष दिलचस्पी नहीं दिखाई। इसके चलते अब आक्रोश बढ़ता जा रहा है। आज सैकड़ों की संख्या में महिलाएं सड़कों पर उतरेगी और मटकियां फोड़ करके प्रदर्शन करेगी। नर्मदा के ERFR और DR प्रोजेक्ट के साथ में जालौर जिले की बदहाल सड़कों की नवीनीकरण करने को लेकर भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष सरवण सिंह राव के नेतृत्व में पिछले 6 दिनों से लगातार धरना चल रहा है। इसको लेकर कल हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहां भाजपा के जो तमाम पदाधिकारी व विधायक व सांसद ने चेतावनी दे दी है कि अगर प्रशासन इन पूरी मांगों को लेकर कोई गंभीरता नहीं दिखाएगा तो आने वाले दिनों में जालौर कूच किया जाएगा और यहाँ से जो तमाम कोई उग्र आंदोलन के दौरान कुछ जनहानि होती है तो उनकी तमाम जिम्मेदारी जालौर के स्थानीय प्रशासन व मौजूदा सरकार की होगी। जी सुमित, पिछले 6 दिनों से धरना जारी है। शाम, ये क्या अब तक किसी तरह का कोई आश्वासन मिला इन लोगों को? सुमित, जिस तरीके से बता दूं कि ये जो पिछले 6 दिनों से धरना प्रदर्शन चल रहा है, इसको लेकर महज एक बार यहाँ के SDM व PWD के अधिकारी आए थे और उन्होंने
किसी भी तरीके से पूरी घटनाक्रम को सुनना तो दूर, मामले को हल्के में लेकर के वापस निकल गया और उसके बाद किसी भी तरह की वार्ता नहीं हुई है। और इसके बाद अब आगे की रणनीति बनाई जा रही है कि इस बीजेपी का जो आंदोलन है इसको उग्र किया जाएगा, क्योंकि वर्तमान के यहाँ के सिस्टम है वो पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुका है, इनका ये आरोप है। जी ठीक है, शुक्रिया श्याम तमाम जानकारी के लिए। जयपुर के महात्मा गांधी अस्पताल में लेट्स टॉक अबाउट डेथ विषय पर लेक्चर सेशन का आयोजन किया गया। यह आयोजन मेडिकल ऑन्कोलॉजी, क्रिटिकल केयर और पैलिएटिव केयर विभाग के संयुक्त तत्वावधान में हुआ। कार्यक्रम में क्रिटिकल केयर यूनिट में भर्ती मरीज की मृत्यु को दर्द रहित बनाने और मृत्यु संबंधी कानूनी मसलों पर चर्चा हुई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एमेरिटस चेयरपर्सन प्रोफेसर डॉक्टर M.L. स्वर्णकार ने कहा कि सुखद जीवन की तरह मनुष्य अपने जीवन के अंतिम क्षणों को भी सुखद बनाना चाहता है, अपने परिजनों से अपने मन की बात साझा करना चाहता है, लेकिन दुर्भाग्यवश वेंटिलेटर पर होने जैसी स्थिति में मरीज ऐसा नहीं कर पाते हैं। ऐसे में मरीज के परिजनों को पूरी समझाइश और सहमति जरूरी होती है। तो पेशेंट भी परेशान हो रहा है या उसको पता नहीं है परेशान हो रहा है नहीं हो रहा है, पर फैमिली पे कितना फाइनेंशियल बर्डन आ जाता है, ये एक सोचने की बात है। कितनी रिसोर्सेज खत्म हो जाते हैं लोगों के। इवन यूके वगैरह में देखें, गवर्नमेंट के NHS के कितने रिसोर्सेज हैं, महीनों तक ICU में पेशेंट्स पड़े रहते हैं। तो ये कई चीज़ें जो डिस्कस आज अच्छी तरह होंगी, आई एम श्योर, एंड एक्सपर्ट्स लाइक डॉक्टर मणि इज सिटिंग हियर, सो all of us will be benefited and will come to know what is the current situation, what current law says about it, and how we can promote the organ donation also. And some relaxations are there in these things, which I am sure there. That is how this disease donor program is also going on. So all these things will be discussed, and I am really grateful to the Department of Critical Care and Department of Medical Oncology to organize this event. Palliative care, yes, Dr. Sudhakar now. So all these departments, I am really grateful that you are organizing such a beautiful topic, and the legendary figure Dr. R.K. Mani is there to deliver these talks and panel discussions. खबर भरतपुर से है। भरतपुर में युवाओं ने प्रदर्शन किया। सेना भर्ती के नए नियमों को लेकर प्रदर्शन किया युवाओं ने। जयपुर आगरा रेलवे ट्रैक पर बड़ी संख्या में युवा पहुंच गए। सेना भर्ती में नए नियमों का ये लोग विरोध कर रहे हैं। रेलवे प्रशासन अब इनसे समझाइश कर रहा है। पुरानी सेना भर्ती की बहाली की ये मांग कर रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, बड़ी संख्या में ये युवा पहुंच गए। जयपुर आगरा रेलवे ट्रैक पर पहुंचे, रेल सेवा बाधित करने की कोशिश कर रहे हैं। सेना भर्ती में नए नियमों का विरोध कर रहे हैं। रेलवे प्रशासन मौके पर मौजूद है, इनसे समझाइश करने की कोशिश भी की जा रही है। पुरानी सेना भर्ती की बहाली की मांग ये लोग कर रहे हैं। भरतपुर में युवाओं का प्रदर्शन, सेना भर्ती को लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। अग्निपथ को लेकर अब तपती धूप में ये सड़कों पर आ गए हैं, रेलवे ट्रैक पर आ गए हैं। बात करने की कोशिश करेंगे सहयोगी से। हमारे संवाददाता भरतपुर में मौजूद हैं, मौके पर कोशिश हम कर रहे हैं उनसे बात करने की, उनसे जुड़ने की। सेना भर्ती में नए नियमों को लेकर पूरे देश में अब प्रदर्शन किए जा रहे हैं। दीपक मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं भरतपुर से। दीपक, अब ये बड़ी संख्या में युवा पहुंच गए हैं, यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। परेशानी आम लोगों को, रेलवे यातायात पर असर पड़ा होगा इसका? सुमित, रेलवे जो ट्रैक है वो पूरी तरह से बाधित है और सैकड़ों की संख्या में जो युवा हैं वो रेलवे ट्रैक पर जमे हुए हैं। पुलिस मौके पर पहुंची, पुलिस ने उन्हें हटाने का प्रयास किया तो पुलिस पर उन्होंने पथराव कर दिया। जम करके रेलवे स्टेशन पर पत्थरबाजी हो रही है, जिससे जो यात्री हैं उनको भी खासा नुकसान हो रहा है। यात्रियों को भी कई जो है पत्थर लगने की सूचना यहाँ पर जो है मिल रही है। फिलहाल पुलिस प्रशासन जो है वो इनको हटाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो रेलवे ट्रैक पर जमे हुए हैं। जी पथराव क्यों किया? प्रदर्शन करना था, इन्हें बात करनी थी। बात करते पथराव की क्या जरूरत थी?
देखिए सुमित, ये रेलवे ट्रैक पर बैठे थे तो प्रशासन इनको हटाने के लिए पहुंचा था कि आप शांतिपूर्ण तरीके से कहीं पर भी प्रदर्शन कीजिए, रेलवे ट्रैक को बाधित मत करिए। ऐसे में यात्रियों को परेशानी हो रही है तो पुलिस ने हल्का सा बल प्रयोग दिखाने की वहां कोशिश की, तो रेलवे ट्रैक पर जो गिट्टियां पड़ी थी उठा करके वो उनसे जो है पुलिस पर हमला कर दिया। और तमाम जानकारी के लिए अग्निपथ योजना पर बड़ा फैसला, भर्ती के लिए सरकार ने उम्र सीमा बढ़ा दी है। 2 साल उम्र सीमा बढ़ा दी है सरकार ने। 23 वर्ष तक के युवा आवेदन कर सकेंगे। सिर्फ इस साल के लिए ये आयु सीमा बढ़ाई गई है। बड़ी खबर, अग्निपथ योजना पर सरकार का बड़ा फैसला। अब भर्ती के लिए सरकार ने उम्र सीमा बढ़ा दी है। 2 साल उम्र सीमा बढ़ा दी है। 23 साल तक के युवा अब आवेदन कर सकते हैं। लेकिन ये फैसला, ये उम्र सीमा जो बढ़ाई गई है, ये छूट जो दी गई है सिर्फ इस साल के लिए दी गई है। बड़ा फैसला केंद्र सरकार का। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने सोशल मीडिया के माध्यम से युवाओं से अपील की है कि वे किसी के बहकावे में ना आएं और सैनिकों की भर्ती वाली अग्निपथ स्कीम को समझें। इस स्कीम के पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय सेना की विश्वसनीयता है। कर्नल राज्यवर्धन ने कहा कि अग्निपथ स्कीम युवाओं और देश दोनों के लिए फायदेमंद है। अभी जितनी संख्या में सेना भर्ती होती है, अब उससे कई गुना ज्यादा संख्या में भर्ती होगी, जिससे युवाओं को सेना में जाने के ज्यादा अवसर मिलेंगे। नमस्कार साथियों, सभी युवा साथियों से मेरी अपील है कि सेना की जो अग्निपथ रिक्रूटमेंट योजना है उसको सबसे पहले समझ लें। ये आपके लिए और देश के लिए, दोनों के लिए फायदेमंद है। मैं संक्षिप्त में आपको बताता हूं कैसे। सबसे पहले तो अभी जितना भी रिक्रूटमेंट होता है उससे कई गुना ज्यादा संख्या में रिक्रूटमेंट होगा, यानी आपको अवसर और ज्यादा मिलेंगे सेना में जाने के। दूसरा, हर 4 में से 1 व्यक्ति को सेना में 15 साल और कम से कम नौकरी करने का अवसर मिलेगा। तीसरा, जो बाहर भी जाएंगे, आप देखिए 24 साल की उम्र में आपके आसपास कौन सा ऐसा युवा है जो 20 लाख रुपए कमाकर 24 साल की उम्र का हो। और यही नहीं, बीएसएफ, सीआरपीएफ, पुलिस, इन सब के अंदर आपको नौकरी करने के लिए प्राथमिकता मिलेगी। 24 साल की उम्र में ऐसा भरोसा किसके पास है, ये जरा सोचिए। चौथी बात, ये पहली बार नहीं है कि ये योजना हो रही है। दुनिया के कई देशों में इस योजना को सफल तरीके से चलाया जा रहा है, और दूसरे ही देशों में नहीं, भारत के अंदर भी अधिकारियों के लिए, ऑफिसर्स के लिए कई सालों से चल रही है। सेना इससे और मजबूत हो रही है। और सबसे आखिर में, इस योजना के पीछे 2 सबसे बड़े विश्वसनीय लोग हैं, संस्था हैं। एक तो भारतीय सेना और दूसरे प्रधानमंत्री मोदी जी। दोनों पे विश्वास रखिए। संक्षिप्त में अभी बताया है, विस्तार से बाद में बतलाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद। सेना भर्ती के नियम पर झुंझुनू के युवाओं में कहीं खुशी है तो कहीं नाराजगी। देखिए क्या कहते हैं झुंझुनू के युवा। मैं तो सर सरकार से हो चाहे कोई भी कुछ भी बोले, मैं तो इस चीज़ से संतुष्ट हूँ कि जो भी किया सरकार ने वो सही किया हमारे लिए। तो भर्तियों के नए रास्ते खुलेंगे या नहीं? भर्तियों के नए रास्ते खुल गए सर। 90 दिन का बोल रहा है तो भर्ती तो आएंगी। सेना भर्ती को लेकर जहां कई जगह विरोध चल रहा है, तो वहीं सेना की गौरवशाली परंपरा को निभाने वाले झुंझुनू के इस युवा की सोच बिल्कुल अलग है। यहाँ के कई युवाओं का मानना है कि सेना में भर्ती होने के लिए चांस भी अधिक मिलेगा और वापस आकर भी युवा अपना अलग करियर तलाश सकते हैं। तो कई पुराने जानकार भी मानते हैं कि सरकार की ये योजना युवाओं के हित में है। इसमें हमारे देश के जो युवा हैं उनको रोजगार का अवसर मिलेगा। वो बंदा जो अग्निपथ के माध्यम से सेना में भर्ती होगा, वो 4 साल तक अपनी सेवाएं सेना में रहकर देगा। 4 साल के लंबे पीरियड में उसको ट्रेनिंग है, वहाँ के हथियारों के बारे में, वहाँ के रहन सहन के बारे में, वहाँ के क्लाइमेट के बारे में लगभग जानकारियाँ मिल जाएंगी। जो बच्चे पिछले 2 साल लॉकडाउन से रुके हुए बच्चे हैं, उनको एक नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी और बड़ा शौक से उस काम को करके आएंगे। और मैं आगे की भी उम्मीद ये करता हूँ, आगे अपने जीवन को बड़ा खूबसूरत तरीके से अपने जीवन को चलेंगे। देश के खुद के भी काम आएंगे और देश के भी काम आएंगे। ये तो हुई जानकारों की राय, लेकिन कई युवा ऐसे हैं जो इस बात का विरोध कर रहे हैं। उनका मानना है कि 4 साल नौकरी करने के बाद युवाओं का भविष्य क्या होगा। 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, हमारी मेहनत बेकार जा रही है। अब हम क्या करें? हम बेरोजगारों के लिए कुछ भी नहीं रखा है यहाँ पर।
2 साल से हम किसान के बेटे हैं, यहाँ पर मेहनत करने आते हैं और हमारी ओवर एज हो गई, अब क्या करें। 3 साल पहले एनसीसी करो, फिर स्कूल में भी एनसीसी करो, फिर युवाओं को समर्थन ही नहीं मिलता, फिर उनको पेंशन नहीं मिलती, ईसीएच की सुविधा नहीं मिलती, कैंटीन सुविधा नहीं मिलती। अगर ये सुविधाएं नहीं मिलती तो आमजन जाएगा क्यों? अगर 4 साल हम सेना में जाएंगे तो फिर हमारे आगे का जो भविष्य है, पूरी ज़िंदगी बीते मतलब पड़ी है, तो वो उसके बाद में हम क्या करेंगे। तो पहले जो सेना भर्ती हुई थी हमारी, जो कलर की है, नर्सिंग की है, टेक्निकल की है, जो पीछे फिजिकल हुआ था, उसका भी अब यही बोल रहे हैं कि उसकी जो प्रक्रिया है वो सारी वापस से होगी। वहीं झुंझुनू के सांसद नरेंद्र कुमार के मुताबिक केंद्र सरकार की ये योजना रोजगार देने के साथ ही युवाओं में अनुशासन और देशभक्ति के भाव पैदा करने वाला अभियान है। केंद्र सरकार द्वारा जो अग्निवीर के अंतर्गत तीनों सेनाओं में जो भर्ती की जा रही है वो 4 लाख की भर्ती की जा रही है। मैं युवाओं से पहले तो ये अनुरोध करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि जो 4 लाख की भर्ती की जा रही है वो पहले की बजाय 4 गुना एक साथ की जा रही है। झुंझुनू जिले में हर गांव ढाणी में युवा सेना की तैयारी करते हुए मिल जाएंगे। यहाँ के युवाओं में सेना में जाने का जुनून देखते ही बनता है। हालांकि युवाओं के मन में ये मलाल जरूर है कि अगर सरकार उनकी कुछ दिक्कतों को भी ध्यान में रखती तो ज्यादा अच्छा था। कृष्ण सिंह शेखावत, न्यूज़ 18 नेटवर्क, झुंझुनू। दौसा में आईओसी तेल पाइपलाइन से चोरी मामले में बड़ा एक्शन लिया गया है। बालाहेड़ी चौकी के 8 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। दौसा एसपी राजकुमार गुप्ता ने 8 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया है। 1 एएसआई, 1 हेड कांस्टेबल, चालक कांस्टेबल और 2 चालक कांस्टेबल निलंबित किए गए हैं। बालाहेड़ी पुलिस चौकी के करीब 150 मीटर की दूरी पर ये तेल चोरी का खेल चल रहा था। बाहरी राज्यों की गाड़ियां फैक्ट्री में आने के बावजूद भी पुलिस की कार्रवाई नहीं होने पर यह कार्रवाई की गई। तेल चोरी में पुलिसकर्मियों की संभावित लिप्तता मामले की अब जांच एएसपी करेंगे। एसपी ने एएसपी अपराध दिनेश शर्मा को पूरे मामले की जांच सौंप दी है। तो दौसा से खबर है, आईओसी तेल पाइपलाइन से चोरी मामले में बड़ा एक्शन लिया गया है। बालाहेड़ी चौकी के 8 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है। दौसा एसपी राजकुमार गुप्ता ने 8 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया। ये कार्रवाई की 1 एएसआई, हेड कांस्टेबल, चालक कांस्टेबल और 2 चालक कांस्टेबल सस्पेंड किए गए हैं। 150 मीटर की दूरी पर बालाहेड़ी पुलिस चौकी से 150 मीटर की दूरी पर ये तेल चोरी का खेल चल रहा था। ईडी ने जब से पूछताछ के लिए राहुल गांधी, सोनिया गांधी को सम्मन भेजा है, तब से राजनीति गरमाई हुई है। अब राहुल गांधी से पूछताछ की जा रही है तो इसमें भी कांग्रेस विरोध कर रही है, लेकिन अब कांग्रेस दो फाड़ हो गई है। जैसलमेर में 2 टुकड़ों में कांग्रेस बटी दिखाई दे रही है। राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ के विरोध में कांग्रेस में 2 फाड़। विरोध प्रदर्शनों में साफ दिखाई दे रही है गुटबाजी। कांग्रेसी 2 खेमों में बटे नजर आ रहे हैं। एक तरफ जैसलमेर कांग्रेस कमेटी और विधायक का प्रदर्शन, दूसरी तरफ कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद के छोटे भाई अमरदीन फकीर के नेतृत्व में मंत्री गुट का विरोध प्रदर्शन। दोनों गुटों को एक दूसरे के कार्यक्रम की जानकारी ही नहीं थी। बड़ी खबर है, प्रदर्शन तो कर रहे हैं ये कांग्रेसी कार्यकर्ता। आलाकमान के पक्ष में ये प्रदर्शन कर रहे हैं। ईडी की पूछताछ के विरोध में ये प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन इस प्रदर्शन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आपसी समन्वय, कम्युनिकेशन में थोड़ा गैप नजर आया, या गुटबाजी कह लीजिए इसे। 2 खेमों में कांग्रेसी कार्यकर्ता बटे हुए नजर आए। जैसलमेर कांग्रेस कमेटी और विधायक प्रदर्शन कर रहे हैं एक और, तो दूसरी तरफ कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद के छोटे भाई अमरदीन फकीर के नेतृत्व में मंत्री गुट का विरोध प्रदर्शन हो रहा है। प्रदर्शन हो रहा है ठीक है, लेकिन दोनों ही गुटों को एक दूसरे के कार्यक्रम की ही जानकारी नहीं थी। ईडी का विरोध, कांग्रेस में 2 फाड़, मनमुटाव, गुटबाजी। बड़ी खबर है, जैसलमेर से ईडी के विरोध में कांग्रेस 2 गुटों में बटी दिखाई दी।
श्रीकांत व्यास मेरे सहयोगी जैसलमेर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। श्रीकांत, आला कमान के नज़दीक पहुंचने के लिए, आला कमान की नज़रों में आने के लिए प्रदर्शन तो किए जा रहे हैं, लेकिन इस प्रदर्शन में ही मनमुटाव नज़र आ रहा है, गुटबाजी नज़र आ रही है। किस तरह मंजिल तक पहुंचेंगे ये लोग? जी, मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी के खिलाफ ईडी की कार्रवाई पर जो कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, कल के प्रदर्शन में जहां विधायक गुट ही देखने को मिला और जो मंत्री का गुट है शाले मोहम्मद का, वो नदारद रहा। वहीं कल शाम को 2 प्रेस नोट रिलीज हुए। एक प्रेस नोट जो है वो जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा था, जिसे विधायक के खेमे के लोग सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे थे और उनका कहना था कि कल सुबह जो है वो प्रदर्शन किया जाएगा, प्रधानमंत्री का पुतला फूंका जाएगा, केंद्र के खिलाफ प्रदर्शन है। तो वहीं जो है वो मंत्री के छोटे भाई पूर्व प्रधान अमरदीन फकीर के नेतृत्व में भी एक अलग प्रेस नोट जारी किया गया। कहीं ना कहीं दोनों ही एक जो है अलग अलग खेमों में बटे नजर आए हैं। न जाने किस तरह का प्रदर्शन है, समझ से परे है। एक और जहां जिला अध्यक्ष उमेश सिंह तंवर का कहना है कि कांग्रेस कमेटी का कार्यक्रम जो है वो प्रदेश से निर्धारित किया गया है। प्रदेश भर में आज कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया जाएगा और केंद्र के खिलाफ विरोध किया जाएगा। वहीं दूसरे कार्यक्रम का जब उनसे फोन पर चर्चा हुई और उनसे सवाल किया गया कि ये दूसरा कार्यक्रम है, इसकी क्या रूपरेखा है, कौन इसमें जो है वो किसका नेतृत्व रहने वाला है, उनका कहना था कि मुझे किसी दूसरे कार्यक्रम की जानकारी नहीं है। कहीं ना कहीं हर मोर्चे पर 2 हिस्सों में कांग्रेस जो है वो बटी हुई नजर आ रही है और ये सिलसिला केवल प्रदेश लेवल पर ही नहीं, अब जिला स्तर पर भी है। एक और मंत्री शाले मोहम्मद का गुट है, तो दूसरी ओर विधायक रूपाराम और जिला कांग्रेस कमेटी के। ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए श्रीकांत।